हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए और भी बेस्ट बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 10वीं विषय गणित का एक एक अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मींस आपका इस वीडियो से सही विकल्प, खाली स्थान, सत्य असत्य ये तीनों का 5-5 नंबर मींस टोटल जो है 15 नंबर फिक्स होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और अच्छे से आपको जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको समझने का कोशिश करना और प्रैक्टिस करना, तब जाके आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलो आप लोग अगर पढ़ने का मन बना लिया, समझने का मन बना लिया, आपको 75 में 75 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो हम लोग एक अंक वाली क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पर देखो, अति लघु प्रश्न एक अंक के लिए हम लोग पार्ट 1 से देख रहे हैं आपका बहुपद से। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प है, मिक्स है पूरा। ठीक है, लाइन से नहीं है कि हमने सबसे पहले सही विकल्प देखेंगे उसके बाद असत्य असत्य देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पूरा मिक्स है, इसलिए सभी को ध्यान से देखेंगे चैप्टर वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x की घात 2 - 7x - 9 के शून्यांकों का योगफल। तो योगफल की फॉर्मूला क्या होती है भाई, -b/a। तो उस हिसाब से देखो -b मतलब 7/2 हो जाएगी, इसकी करेक्ट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते, जब भाजक x - 1 हो तब शेषफल f आता है। यदि भाजक x + a हो तब शेषफल क्या आएगा, तो उसकी करेक्ट आंसर r = f - a होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है, माइनस में है तब प्लस में आती है और यहाँ प्लस में है तब वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, शेषफल जो है। ठीक है, आगे बढ़ते, थर्ड जो क्वेश्चन है, भाज्य बराबर दिया है खाली स्थान गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भाजक लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, भाजक लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और है इस चैप्टर से। आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या यह कथन सत्य है कि नहीं, वो हमें पूछ रहे हैं। जब शेषफल शून्य हो तब भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है। तो ये बात सत्य है भाई, इस पर सत्य आप लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शेषफल बहुपद की घात भाज्य एवं भाजक बहुपद की घात से सदैव क्या होती है, कम होती है, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं, आपका अध्याय नंबर 2 से यहां से स्टार्ट होता है आपका अध्याय नंबर 2। क्या दिया हुआ है, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें से फर्स्ट ही जो क्वेश्चन है, दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु ही उन समीकरण के खाली स्थान होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हल होते हैं, क्या लिखेंगे, हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाएं समांतर होती, मान के चलो इस तरीके से दो रेखा समांतर होती है, तो उन रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि उन रेखाओं में कोई बिंदु क्या नहीं होता, कटान नहीं होता है। ठीक है, कटान नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन की ओर, क्या आप ये इस बात से सहमत है कि संपाती रेखाएं प्रदर्शित करने वाली दो चरों के समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। तो हाँ लिखेंगे इस पर, या सत्य लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, यदि समीकरण निकाय, दो समीकरण दिया हुआ है, तब समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए रखने वाला प्रतिबंध क्या होगा। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा होगा, इसको आपको करना है। तो इसकी करेक्ट जो आंसर है कौन सी हो जाएगी, आपका फोर्थ का बी। ठीक है, सॉरी फोर्थ का आपका अद्वितीय हल के लिए ये वाला हो जाएगी a1/a2 ≠ b1/b2, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, समीकरण निकायों के संगत चरों के गुणांकों का अनुपात यदि उनके अचरों के अनुपात के बराबर हो तो, मतलब पूरी तरीके से इसमें बराबर हो तो कौन सा होगा, इस तरीके से बोल रहा है a1 जो है बराबर होगा b1/b2 के, और ये जो बराबर होगा c1/c2 के, तब क्या होगा बोल रहा है। तो आप सबको पता है उसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, अंततः अनेक हल होगा। ठीक है, ये दो चैप्टर हुआ आपका। फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 से यहां से स्टार्ट होती है उसकी क्वेश्चंस। एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं, तो इस पे 2 लिखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि उनका विभेदक जो है 0 होता है। फिर यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरणों का एक मूल अल्फा तथा विभेदक जो है 0 है, तब दूसरा मूल क्या होगा। तो याद रखना 0 कब होता है, जब दोनों मूल समान होते हैं, मतलब पहला अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगी, अल्फा ही होगा। ठीक है, तो बी, इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण दिया bx की घात 2 + x + c = 0 के मूलों का योगफल होगा। तो योगफल की फॉर्मूला होती है -b/a, तो इसकी ए जो है करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण x की घात 2 + bx + c के
मूलो अल्फा एवं बीटा है तब उनके गुणनखंड क्या होंगे, तब इसके गुणनखंड जो होंगे कौन सी हो जाएगी, इसकी करेक्ट आंसर डी होगा। एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर, आपके चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है ए दिया हुआ है, सर्वांतर डी दिया हुआ है, तब समांतर श्रेणी के मतों पद क्या होगा, मतलब समांतर श्रेणी के इनवा पद के लिए सूत्र पूछा जा रहा है। तो सिंपल से इसकी फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा क्या, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी ये नहीं होगा जिसमें माइनस है, मतलब सी इसकी करेक्ट आंसर होगा, ए प्लस एन माइनस वन, डी इसकी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन से है ना, तो 1 2 इस तरीके से टोटल आप लोग 10 तक जो जोड़ेंगे तब आपका कितना हो जाएगा, आंसर जो है 55 हो जाएगा। 55 इसकी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, यह क्या कहना उचित है, मतलब सत्य सत्य में ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, या दिया जा सकता है, प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात होने पर हम समांतर श्रेणी की रचना कर सकते हैं। तो हाँ भाई, ये सत्य हो जाएगी फर्स्ट की आंसर। फिर फोर्थ वन चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी तथा अंतिम पद एल हो तो अंतिम से वहां पद का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें देखो थोड़ी सी करेक्ट बता नहीं पाऊंगा इस टाइम को। ठीक है, इसके आंसर्स मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपके 5 से। चैप्टर नंबर 5 से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो सजातीय राशियों की तुलना खाली स्थान कहलाती है। तो दो सजातीय राशियों की जो तुलना है अनुपात कहलाती है। तो इस पर आप लोग लिखेंगे अनुपात लिख लेंगे भाई। फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा, समानुपात। दो अनुपातों की तुलना को हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात कहते हैं, तो उसको आप लोग लिख लेंगे। क्लियर। फिर आगे आपका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो इस तरीके से, तब कौन सा संबंध होगा। तो इसका फर्स्ट ए डी इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि हम लोग उसको ए बटा बी बराबर में सी बटा डी लिखते हैं। फिर तिर्यक गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा होगा, तो ए डी बराबर में बी सी इस तरीका से हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या यह सत्य है कि असत्य, इसमें पूछा जाएगा। समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये सत्य होता है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो मध्य अनुपाती क्या होगा। तो बी का वर्ग बराबर ए सी आप लोग लिख सकते हैं इसकी करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका इकाई नंबर 2, मतलब आपका चैप्टर नंबर 6 से देख लेते हैं। यहां से आपका क्वेश्चंस आनी है। देखो बिंदु -3 और 5 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है, तो इस पर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है लिखेंगे। फिर क्षैतिज रेखा की जो प्रवणता होती है वो शून्य होती है, वो याद रख लेंगे आप लोग। फिर एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि शून्य होती है, इस पर भी शून्य आएगा, इस पे भी शून्य, इस पर भी शून्य आती है, ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है। फिर बिंदु 7 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है, तो ये जो है भैया आपका एक्स अक्ष पर स्थित है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन है आपका, दो अक्षों की कटान बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां, आलेख बनाने के लिए प्रायः एक्स अक्ष पर प्रथम चर एवं वाई अक्ष पर द्वितीय चर लिया जाता है। इस तरीके से पहला दूसरा लिख सकते हैं आप लोग, या पहला आंकड़ा दूसरा आंकड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां, रेखा दिया तो इसमें ढाल पूछ रहा है तो इसमें -3 होगा, इसमें ढाल पूछ रहा है तो नीचे वाले में 4 हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर की ओर। प्रश्न इकाई नंबर 3 वाणिज्य गणित, मतलब बैंकिंग से आपके चैप्टर नंबर 8 से आपका एक अंक जो है हम दिलाने वाले। तो देखो, एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त जमा किए जाने वाले खाते को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन पर सावधि जमा खाता। ठीक है। फिर आवर्ती जमा खाता में 2 वर्ष हो तो मासिक किस्तों की संख्या कितनी होगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि एक साल में कितना होती है, 12 महीना होता है, तो 2 साल में 24 माह हो जाएगा। ठीक है, 24 माह आप लोग लिखेंगे।
यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि एक साल में क्या होती, अगर आप तिमाही पटा रहे हो तो आपको कितना एक एक गुना लगेगा, आप एक ही बार सीधा पढ़ाओगे तो आपको 4 गुना एक्स्ट्रा लगेगा ना, तो इसलिए वो 4 गुना आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 4, सावधि जमा खाते में आवर्ती जमा खाते की तुलना में ब्याज की राशि जो होती है क्या होती है? तो इस पर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 में कम होती है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 5, आयकर हेतु आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई खाता नंबर दिया है, खाता संख्या दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्थायी खाता संख्या, मतलब पैन आप लोग लिख सकते हैं, स्थायी खाता संख्या आप लोग हिंदी में ही लिखेंगे इसकी आंसर। फिर प्रश्न क्रमांक 6, आयकर हेतु आयकर विभाग द्वारा किसी संस्था कंपनी को प्रदान किए गए खाता संख्या को आप लोग लिखेंगे इस पर भी स्थायी खाता संख्या। ठीक है, स्थायी खाता संख्या। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर आपके कौन से चैप्टर पर जाएंगे? अध्याय नंबर 9 इकाई 4। यहां से भी आपका अंक जो है फिक्स कराने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पहले भी स्टार देखे थे, इस क्वेश्चन पर भी मुझे डाउट है, क्योंकि ठीक है, अगर टेन थीटा में रहा था तो इसकी आंसर हो जाती थी, इसकी भी आंसर सबको बताया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आंसर है देखो 2 हो जाएगी। फिर थर्ड वन पर देखो cot 85 प्लस cos 75 को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसकी करेक्ट जो आंसर हो जाएगी ब हो जाएगी इसकी करेक्ट उत्तर। फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है आपका 1 हो जाता है, तो 1 को आप लोग लिखेंगे। क्लियर है? फिर किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण थीटा के सापेक्ष कर्ण और लंब के अनुपात है। ठीक है, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी कॉसेक थीटा हो जाएगी। फिर tan 45 इंटू सेक 45 का मान जो हो जाएगी, देखो इसको हल करेंगे तो आप लोग का √2 आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न क्रमांक 7, a प्लस बी बराबर 90 अंश दिया है, तब साइन a का मान कितना होगा? मतलब a का मान निकालना पड़ेगा। इस तरीके से दिया a प्लस बी बराबर 90, मतलब हमें a का मान निकालना है, तो b को भेजेंगे तो 90 माइनस b ऐसा होगा। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, साइन a की जगह में 90 माइनस b ऐसा लिखेंगे, तो और साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, इसलिए कॉस b इसकी करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कॉस b। फिर साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश का मान जो हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि 0 को चेंज करेंगे तो दोनों 0 ही हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? फिर प्रश्न क्रमांक 10, इसकी आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो होती है 1 होती है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, इकाई नंबर 6 गणितीय कथनों की जांच। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं, ये चिन्ह वाला जो सही जोड़ी बनाए उसको देख लेना, अच्छे से इसको समझ लेना कि कौन किसका चिन्ह है। फिर इस पर हम लोग सत्य असत्य को देख लेते हैं, क्योंकि यही आपका पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये समझने वाली चीज है आपके लिए। सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, तो ये क्या होती है? असत्य, क्योंकि बहुभुज मतलब हम लोग त्रिभुज को भी चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज सबको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर क्या लिखेंगे? पहले पे असत्य। फिर कुछ वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, तो सत्य। फिर थर्ड जो है आपका असत्य हो जाएगा। फिर डी जो है, सभी सम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती, तो ये भी असत्य हो जाएगा आपका। और लास्ट, सभी षटभुज बहुभुज होते हैं, तो जाहिर सी बात है सबके सब षटभुज है बहुभुज ही होगा, तो ये क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगा। क्लियर है? इसको अच्छे से कर लेना। फिर हम लोग का लास्ट जो इकाई है, ठीक है, जो छूटा है उसका आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इस पर अलग से हम खुद से बना के देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन है ना, तो अलग से हम एक और कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रोवाइड करा दे, जिसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हम बना पाए, तो उसको आपको जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी आपको देंगे, ताकि आप लोग की जो तैयारी है 100% फिक्स हो पाए। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए तो कर दो भाई। ठीक है, लाइक कर दो, एक छोटी सी क्लिक करना है वो कर दो, और वीडियो देखने के बाद अपने एक दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, उनकी भी तैयारी हो जाए आपकी वजह से। घनाभ के खाली स्थान आकाशीय विकर्ण होते हैं, तो इसकी आंसर जो हो जाएगी 4। फिर घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई जो होती है 1 करड़ी 3। फिर बेलन का आयतन होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 शंकु का आयतन। फिर यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो शंकु के आधार की जो परिधि है वो हो जाएगा 14 पाई लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग लिख सकते हैं 44 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है?
14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोली की त्रिज्या जो होगी 7 सेंटीमीटर होगी, उसकी आधा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां में शंकु के आधार का क्षेत्रफल खालिस्तान के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इसमें बेलन के आधार के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये लिख सकते हैं। फिर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है लिख सकते हैं। फिर एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है, तब इस कमरे में अधिकतम खालिस्तान मीटर बांस रखी जा सकती है, जिसको आपको हल करना पड़ेगा भाई, तब जाके इसके आंसर आ जाएगी 7 मीटर। ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो की, देखो। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 दिया हो तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, मतलब ऐसा निकालना पड़ेगा 2πr और r की जगह लिख दोगे, त्रिज्या निकालना है आपको। इस तरीके से 44 दिया है, इसके मान r निकालना है, तो 2π को भेजेंगे तो 44/2π ऐसे होगा। ठीक है। पाई का मान हो जाएगा ऐसे 2, और देखो ऊपर इसको करते हैं हम लोग फिर से ऐसे 44, फिर 7/22 ऐसे हो जाएगा पाई का मान, और नीचे में ऑलरेडी 2 पहले से है, तो 22 दूनी 44, ये कटेगा तो बचेगा सिर्फ 7, तो इसकी करेक्ट आंसर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10वां लास्ट क्वेश्चन, 2 बराबर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों की आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, तो इनके जो आयतनों का अनुपात है 9:16 हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप लोग हमारी जो निचोड़ सीरीज नहीं देखे होंगे तो वो देख सकते हैं भाई, निःशुल्क एकदम बिल्कुल फ्री आपके लिए जो सीरीज चलाया गया है, ताकि आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो आपको पढ़ाई हो गई है, तैयारी हो गई, तो बैठ के भाई हर एक क्वेश्चंस का, हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, ताकि आपका जो परसेंट है अच्छा से अच्छा बन पाए। ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिसे हम भूल गए हैं, उन चीज़ों को याद जरूर दिलाएंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है माइंड से स्केप हो जाती है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, कमेंट करके जरूर बताएंगे और कुछ अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देंगे।